रितिका धीरे से उसके फोrehead पर चूम लेती है और कहती है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे आदि। आदि तो उसका सवाल सुनकर कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रहता है, क्योंकि आज उसे रितिका की आंखों में प्यार की तड़प दिखाई दे रही थी। रितिका उसके सीने पर सर रखकर कहती है, जानती हूँ आप कोई जवाब नहीं देंगे, पर कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। फिर वो उसके सीने से सर हटाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, जानते हैं आप, जिस दिन मुझे आपसे प्यार हुआ था ना, मुझे लगा मुझे सब मिल गया। आप और अनु ना चाहते हुए भी मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बन गए हो। क्या आपसे कुछ मांगू, देंगे आप? आदित्य धीरे से पलकें झपका देता है। रितिका कहती है, मुझे आपका एहसास चाहिए, प्लीज, बस कुछ देर के लिए। आदित्य समझ रहा था कि रितिका होश में नहीं थी, इसलिए वो ये सब बातें कर रही थी। वो प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहता है, अभी आप सो जाइए प्लीज। रितिका उसकी बात सुनकर रोने लगती है और कहती है, आप गंदे हैं बहुत, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और वो उससे अलग होकर दूसरी साइड मुंह कर कर रोने लगती है। आदित्य एक गहरी सांस लेकर कृतिका का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके आंसू पोंछ देता है और कहता है, आपको पता है, जब आप ऐसे रोती हैं ना, तो बिल्कुल बंदरिया लगती हैं, क्योंकि आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। रितिका उसे घूरने लगती है तो आदित्य हंसने लगता है और कहता है, सॉरी, पर आप बहुत क्यूट लगती हैं। फिर वो धीरे से उसके माथे को चूमकर कहता है, जिस दिन इस दूरी को ख़त्म करने का समय आएगा ना, मैं खुद आपको अपने करीब करूँगा और कभी दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो उसे धीरे से लिटा देता है और उसके बाल सहलाने लगता है। कुछ देर बाद रितिका सो जाती है। आदित्य उसे देखकर कहता है, आपसे प्यार है, बहुत है। आप भले ही मेरा पहला प्यार ना हो, पर आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। इजहार करूंगा आपसे, पर उससे पहले मुझे कुछ बातों को जानना है जो बहुत ज़रूरी है। फिर वो भी उसे बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह रितिका की आंख खिड़की से आ रही धूप से खुलती है। वो कहती है, ये इतना सरदर्द क्यों हो रहा है मुझे? और वो उठने लगती है। तभी उसे किसी का हाथ अपने पेट पर महसूस होता है। वो मुड़कर देखती है तो आदित्य ने उसे पकड़ा हुआ था और वो सुकून से सो रहा था। रितिका यह देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगती है, कितना अच्छा हो अगर मेरी हर सुबह इसी तरह आपकी बाहों में हो। फिर वो धीरे से उसका हाथ हटाने लगती है। तभी आदित्य कसमसाते हुए आंख खोल लेता है। वो देखता है कि रितिका उसका हाथ हटा रही थी। वो एकदम से उसे अपनी ओर मोड़ लेता है। रितिका एकदम से डर जाती है और कहती है, आह। आदित्य देखकर कहता है, आप तो इतना जल्दी डर गई रितिका जी। रितिका कहती है, इस तरह कौन करता है, मानो मैं मरी। तभी आदित्य उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखकर कहता है, पागल हैं क्या आप? इस तरह की बातें नहीं करते सुबह सुबह। रितिका सिर्फ पलके झपकाकर हाँ कर देती है। आदित्य कहता है, अब आप भी अपने रूम में जाइए, अनु उठने वाली होगी, उठते से ही आपको ढूंढती है। रितिका उठकर कहती है, पर मैं कैसे आई? आदित्य कहता है, मैं लेकर आया था और वो सब आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप जाकर पहले फ्रेश हो जाइए। रितिका भी उसके बाद ज़्यादा नहीं पूछती है और अपने रूम में चली जाती है। रितिका भी अपने रूम में आकर फ्रेश हो जाती है। फिर वो शोभित को कॉल करती है और कहती है, कुछ पता चला आपको? शोभित कहता है, बस मैं अभी रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंचकर आपको सब बता दूंगा। प्रीतिका भी ओके कहकर कहती है, बस ये प्लान काम कर जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि चाची ने यह सब क्यों किया। फिर वो निशिका के साथ कहीं निकल जाती है। निशिका उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं रेट्स? रितिका कहती है, हॉस्पिटल। और अब कुछ मत पूछना, तुझे वहां पहुंचकर सब पता चल जाएगा। 2 घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रितिका रिसेप्शन पर जाकर कहती है, हेलो, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थे। किससे बात करनी होगी? रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा था। वो कहता है, किस बारे में? और इस तरह से हम किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। रितिका अपने पर्स से 2,000 का नोट निकाल कर कहती है, अब भी नहीं? वो लड़का थोड़ा लालची सा था। वो कहता है, मैडम, मैं आपकी मदद कर दूंगा, पर आप किसी को बताइएगा मत। रितिका कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मुझे मिसेस विभा शेरगिल के केस की डिटेल्स चाहिए और उनके केस में कौन कौन था उस वक्त, वो भी पता करना है। वो लड़का कहता है, ये कितने टाइम पहले की बात है? रितिका कहती है, यही 4 साल पहले की। वो लड़का कंप्यूटर में चेक करता है और कहता है, मिसेस विभा शेरगिल, वाइफ ऑफ आदित्य शेरगिल, 8 मंथ प्रेगनेंसी थी उनकी। वो और उनके हस्बैंड दोनों जख्मी हालत में यहाँ लाए गए थे। उनकी वाइफ की डेथ
ब्लड लॉस की वजह से हुई और रिपोर्ट को वेरीफाई डॉक्टर BS भल्ला ने किया था और उनके साथ नर्स निमिता और श्वेता थी। रितिका कहती है, ये डॉक्टर और दोनों नर्स कहाँ मिलेंगी? तो वो लड़का कहता है, डॉक्टर तो यहाँ से रिजाइन देकर जा चुके हैं, पर उनके घर का एड्रेस है हमारे पास और ये दोनों नर्स तो इसी एरिया की हैं। रितिका कहती है, जल्दी से इन दोनों के एड्रेस दो मुझे। वो लड़का एक पेपर पर उसे एड्रेस लिख कर देता है। रितिका भी थैंक यू कहकर जल्दी से निशिका के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं शोभित भी एक घर के आगे खड़ा था। वो कहता है, सॉरी माँ, जो मैं आज कर रहा हूँ उसकी वजह आप ही हो। और वो उस घर के अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक औरत आंगन में अचार डाल रही थी और उसके साथ एक लड़की भी थी। वो कहता है, मामी। वो औरत जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, वो खुशी से कहती है, अरे शोभित पुत्र तू। और वो उठकर उससे मिलती है। शोभित कहता है, आप कैसी हैं मामी? तो वो कहती है, ठीक हूँ बेटा, पर आज तो अचानक, मेरा मतलब कोई खबर नहीं की कि तू आ रहा है। शोभित कहता है, मामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। तो वो कहती हैं, हाँ बोल पुत्र। शोभित कहता है, यहाँ नहीं, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। शोभित कहता है, मामी मुझे आपसे माँ और मामा जी के बारे में बात करनी है। तो शोभित की मामी कहती हैं, उनके बारे में मैं समझी नहीं। शोभित उन्हें सब बताता है और कहता है, मामी मैं नहीं जानता हूँ कि माँ मामा जी से क्या मदद ले रही हैं और वो किस मकसद की पूरा करने की बात कर रही थी। पर एक बात तो पक्की है कि कुछ तो है जो हम नहीं जानते हैं। वो औरत एक गहरी सांस लेकर कहती है, तेरी माँ को तो मैं जानती हूँ। उसे हमेशा अपना कद और पद दोनों ही ऊंचा चाहिए था। उसके लिए उसने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो उसे नहीं करने चाहिए थे। और ये भी जब से वो गई है तब से कुछ अजीब हो गए हैं। ना ज़्यादा बात करते हैं, ना ज़्यादा कुछ बताते हैं। तू चिंता मत कर, मैं जितना हो सके पता लगाने की कोशिश करूंगी और तुझे बताती रहूंगी। वैसे भी आज वो वापस आ रहे हैं। शोभित कहता है, थैंक यू मामी। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं रितिका सबसे पहले उन दोनों नर्सेस के यहाँ जाती है। रितिका सबसे पहले नमिता के पास जाकर कहती है, नमिता आप हैं? नमिता सर हिलाते हुए कहती है, जी मैं ही हूँ। आप कौन? रितिका कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। नमिता सिर हिलाते हुए कहती है, जी पूछिए। रितिका कहती है, आज से 4 साल पहली तुम डॉक्टर भल्ला के साथ काम करती थी ना? नमिता कहती है, जी करती थी, पर 1 साल पहले मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। रितिका एक फोटो निकाल कर कहती है, इसे पहचानती हो? नमिता उस फोटो को देखकर कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। रितिका उसे गौर से देखते हुए कहती है, 4 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। प्रेग्नेंट थी वो उस वक्त। तुम्हारे साथ तुम्हारे वो डॉक्टर और एक नर्स और थी, श्वेता। सही कहा ना मैंने? यह सुनकर नमिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मैडम इतने सालों में मैंने बहुत से मरीज देखे हैं, अब हर मरीज तो याद नहीं होगा ना। रितिका और निशिका समझ गए थे कि वो झूठ बोल रही है। निशिका कहती है, चल रिट्स, लगता है इसे सच में कुछ नहीं पता है। हम पुलिस के पास चलते हैं, वो अपने आप सब पता कर लेंगे। रितिका कहती है, हाँ, और उनके तरीके भी तो बहुत खतरनाक होते हैं ना। जैसे ही नमिता ये सब सुनती है, वो मन में कहती है, अगर ये लोग पुलिस के पास गए तो मैं फंस जाऊंगी। वो तो पता कर ही लेंगे। वो देखती है कि वो दोनों वहां से जा रही हैं, तो वो उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं मैडम प्लीज, पुलिस के पास मत जाइए। मैं और मेरे बच्चे, उनका भी तो सोचिए। रितिका कहती है, तो सच बता दो, हो सका तो तुम बच जाओगी, नहीं तो सच में मैं पता लगा ही लूंगी। नमिता समझ गई थी कि अगर अब उसे सच नहीं बोला तो वो फंस सकती है। वो कहती है, मैडम जब ये औरत जख्मी हालत में हमारे पास आई थी, हमने जब टेस्ट किया तो पता चला इनकी बॉडी में एक ऐसा लिक्विड था जिससे चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर 1 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा रह ही नहीं पाती। जब मैं और डॉक्टर साहब बाहर ये बताने जा ही रहे थे तो एक औरत हमारे पास आई और डॉक्टर साहब से अकेले में बात करने को कहने लगी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो उन्होंने हमें रिपोर्ट में ब्लड लॉस के कारण मौत हुई है ये लिखने को कहा। हमने उन्हें मना भी किया तो उन्होंने हमें 1-1 लाख रुपए देते हुए कहा कि जैसा वो कह रहे हैं हम वैसा ही करें, नहीं तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। हम बहुत डर गए थे, इसलिए जो हमें डॉक्टर साहब ने कह करने को कहा
हमने वो ही किया। वो औरत हाथ जोड़ने लगती है और कहती है, मैडम प्लीज़ मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा। रितिका कहती है, ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो उसे कुछ समझाने लगती है। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। एक दिन बाद आज सब लोग एक जागरण के लिए जा रहे थे। अनिका जी नहीं गईं क्योंकि उन्हें बुखार था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी एक जोर की आवाज़ से गेट खुलता है, जिससे अनिका जी चौंक जाती हैं। वो कहती हैं, ये कैसे हुआ? और वो उठकर जाती हैं तो उन्हें ज़मीन पर एक चिट दिखाई देती है। वो उठाकर देखती हैं तो उसमें लिखा था, लगता है तुमने मेरी बात को यूं ही मजाक में ले लिया, अब भुगतो। तभी उन्हें हॉल में एक आवाज़ आती है। वो रेलिंग से देखती हैं तो नीचे एक बांस टूटा हुआ था। वो कुछ सोचती उससे पहले ही लाइट चली जाती है। अनिका जी बहुत डर जाती हैं और उन्हें पसीने आने लगते हैं। वो कहती हैं, ये लाइट क्यों चली गई? फिर वो आवाज़ देने लगती हैं, माया माया, पर कोई आवाज़ नहीं आती है। वो कहती हैं, एक काम करती हूँ, फ़ोन लेकर आती हूँ। और वो जैसे ही अपने रूम की ओर जाती हैं, अचानक से उनके रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो खोलने की कोशिश करती हैं, पर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी उन्हें अचानक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। वो कहती हैं, शुक्र है कोई तो आया। और वो उस तरफ बढ़कर कहती हैं, माया कहाँ थी तू? कब से आवाज़ दे रही हूँ और तू चुप क्यों है? पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो कहती हैं, अच्छा चल मेरे साथ, मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, मेरी मदद कर। और वो मुड़कर जाने लगती हैं। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, सच में चाची जी, मैं आपकी मदद करूंगी चाची जी। अनिका जैसे ही वो आवाज़ सुनती हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और उनके पाँव कांपने लगते हैं। अनिका जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में एक लड़की दिखाई देती है, जिसने लाल रंग का पंजाबी सूट पहना था। उस पर हाथों में चूड़ियाँ, खुले हुए बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। अनिका जी डरते हुए कहती हैं, कौन है? माया, यह तुम ही हो ना? और वो उसके पास बढ़ने लगती हैं। तभी वो लड़की कहती है, पहचाना नहीं चाची जी, मैं आपकी विभा। अनिका जी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, प्लीज़ विभा, मुझे परेशान करना बंद कर दो, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज़ चली जाओ। वो लड़की हंसते हुए कहती है, मैं परेशान कर रही हूँ? मैंने कहाँ कुछ किया? आप सच बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। अनिका जी अटकते हुए कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम किस सच की बात कर रही हो? वो लड़की कहती है, मुझे जहर नहीं दिया था आपने, मुझे मारने की साजिश नहीं की थी आपने, मुझे मेरे आदित्य और मेरे बच्चे से दूर किया था ना आपने। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि परिवार से दूर होकर कैसा लगता है। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अनिका जी जल्दी से उठकर नीचे जाने लगती हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो कोई नहीं था। वो कांपते हुए कहती हैं, कहाँ गई? तभी पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। अनिका जी अंदर से डर गई थी। वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो कहती हैं, भैया आप। और वो उनके गले लग जाती हैं। भाई वो आदमी भी हैरान था। वो कहता है, अरे क्या हुआ, तू इतना डरी हुई क्यों है? अनिका जी उनके गले लगे हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना भैया, वो वापस आ गई है। मैंने उसे देखा है, वो यहीं है। वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो आदमी कहता है, बस करो, कोई नहीं है यहाँ, कोई सपना देखा होगा तुमने। और फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुम्हें? अनिका जी कहती हैं, फ़ोन मेरा, फ़ोन कमरे में है और वो ऊपर है, मैं नहीं जाऊँगी। वो मुझे ले जाएगी। दिनेश, दिनेश अनिका जी का भाई, उसे खुद से अलग करके कहता है, एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं तेरा फ़ोन लेकर आती हूँ। अनिका जी उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं भैया आप मत जाइए, वो आपको भी पकड़ लेगी। दिनेश कहता है, एक काम कर, तू मेरा फ़ोन रख ले और यहीं बैठ, मैं लेकर आता हूँ तेरा फ़ोन। अनिका जी हाँ कहती हैं। दिनेश ऊपर उनके रूम की तरफ जाता है। भाई रितिका जो पिलर के पीछे छुपी हुई थी, वो कहती है, ओह तो ये है इनका भाई। और अब क्या करूं? पर नहीं, मुझे जाना होगा। आज मुझे इनकी सच्चाई कैसे भी करके सबके सामने लानी होगी। और वो दुपट्टा अपने सर पर रखकर आगे बढ़ने लगती है। अनिका जी सोफे पर सर टिकाकर लेटी हुई थी। वो कहती है, ये भैया अभी तक क्यों नहीं आए? तभी कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। वो मुड़कर कहती हैं, आप आ गए भैया। पर तभी उनकी आवाज़ बंद हो जाती है, क्योंकि सामने विभा खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद काली और डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो खून की तरह लाल थी। वो हंसते हुए कहती है,
आपको क्या लगा आप बच गईं? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अनिका जी चिल्लाते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती हैं। विभा डरावनी सी आवाज में पूछने लगती है, बताओ ऐसा क्यों किया, बोलिए, बोलिए। तभी उसके सर पर पीछे से कोई बांस मारता है। उसके सर में तेज दर्द उठता है और वो अनिका जी का हाथ छोड़ देती है। वो अपना हाथ सर पर रखे पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहां दिनेश जी खड़े थे और हाथ में बांस था। वो अपने कान में लगा ब्लूटूथ ऑफ कर देती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अनिका जी कहती हैं, ये क्या हुआ? दिनेश जी कहते हैं, मैंने कहा था ना, कोई विवाह नहीं है, यह कोई और है। और वो दोनों नीचे झुककर उसका दुपट्टा चेहरे से हटाते हैं। जैसे ही दुपट्टा उसके चेहरे से हट जाता है, अनिका जी हैरानी से कहती हैं, ये तो रितिका है। इसका मतलब इतने दिन से ये मुझे डरा रही थी। दिनेश जी कहते हैं, हाँ, मुझे तो पहले ही लगा था कि विभा तो मर चुकी है, तो वो वापस कैसे आएगी? ये लड़की बहुत शातिर है, पर यह नहीं जानती इसका पाला किससे पड़ा है। फिर वो दोनों उसे उठाकर पिलर से बांध देते हैं। रितिका बेहोशी की हालत में थी। तभी कोई उसके मुंह पर पानी का गिलास डाल देता है। रितिका आंखें खोलती है तो सामने दिनेश जी और अर्निका जी खड़े थे। अर्निका जी कहती हैं, अरे होश आ गया क्या हमारी होने वाली बहू रानी को? बहुत शौक है ना अच्छाई की मूरत बनने का। इतने दिन से मुझे डरा रही थी ताकि मैं विवाह का सच तुम्हें बता दूं, है ना? भैया, मैं क्या कह रही हूँ, इसे आज बता देते हैं। अब बेचारी ने इतनी मेहनत की है। दिनेश जी हंसते हुए कहते हैं, कुछ भी कहो, लड़की में हिम्मत तो बहुत है। शेर के मुंह में हाथ डाल रही थी। रितिका गुस्से से कहती है, शेर नहीं गीदड़ है आप दोनों। अगर शेर होते ना तो सामने से हर काम और बार करते, पर आप लोग तो हर चीज पीठ पीछे ही करते हुए आए हैं। अनिका जी आगे आकर एक थप्पड़ रितिका के मुंह पर मारते हुए कहती हैं, धीरे बोल, वरना वो हाल करूंगी कि तू खुद को देखने से भी डरेगी। दिनेश जी आगे आकर रितिका के बाल जोर से पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। वो कहते हैं, बहुत गर्म खून है इसका, बिल्कुल उस विवाह की तरह। तभी तो उसे ऐसी मौत दी कि आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो कैसे मरी। अब तेरी बारी है। हम तुझे मारना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, तू उस आदित्य की जिंदगी में खुशी बनकर आना चाहती है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर चल, तेरी एक इच्छा पूरी कर देते हैं। सच जानना है ना तो सुन। हाँ, मारा है उस विवाह को हमने। जानती है क्यों? ताकि आदित्य शेरगिल कमजोर हो सके। उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई, तो उसे कैसे खुश रहने दे सकता हूँ? रितिका कहती है, मतलब आदित्य जी का आपकी बेटी के साथ क्या ताल्लुक है? दिनेश जी कहना शुरू करते हैं, मेरी बेटी मेरी जान थी। वो मेरी छाया, बहुत नाजों से पाला था मैंने उसे। उसने कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। जो भी हमने दिया उसे, उसमें वो अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। जब मैं अरनिका से मिलने आया करता था तो वो मेरे साथ यहाँ आया करती थी। बहुत पसंद करती थी आदित्य को। कहती थी अगर शादी करेगी तो आदित्य से ही। हमें भी आदित्य बहुत पसंद था। बचपन से उसे बड़े होते देखा था मैंने उसे। मैंने और अरनिका जी ने निर्मला जी से इस बारे में बात की। उन्हें भी हमारी छाया बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि वो आने वाली इस लोहड़ी पर वो हमारी छाया और आदित्य का रोका कर देंगी। सब बहुत खुश थे और हमारी छाया, उसे तो ऐसा लग रहा था कि सब मिल गया हो। मुझे क्या मालूम था कि जल्दी मेरी छाया की जिंदगी और उसकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। एक दिन आदित्य विभा को घर लेकर आया, सबसे मिलवाने, और कहने लगा कि वो उसे पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। जब यह बात अर्निका ने मुझे बताई तो मैंने यहाँ आकर निर्मला देवी जी से बात की। पर जानती हो उन्होंने क्या कहा? कहने लगी, हमारे लिए हमारे पोते की खुशी से बढ़कर कोई बाधा नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने उन्हें समझाने की, पर वो नहीं समझी। मैंने जब ये बात अपनी छाया को बताई तो वो तो मानो सदमे में ही आ गई थी। बहुत अरमान थे उसके आदित्य के साथ शादी को लेकर, पर वो सारे अरमान एक झटके में ही टूट गए। उस दिन से रोज हमने हमारी छाया को तड़पते हुए देखा था। न खाने का होश न पीने का। घंटों वो आदित्य की तस्वीर लेकर बैठी रहती थी। और जिस दिन आदित्य की शादी विवाह के साथ हुई, उस दिन मेरी छाया ने जहर खा लिया। नहीं देख पाई वो किसी को भी आदित्य का होते हुए, और वो वहीं बैठकर रोने लगते हैं। रितिका की आंखों में भी नमी आ गई थी। वो कहती है, अंकल आप ठीक हैं? दिनेश जी कहते हैं, जिस दिन मेरी बेटी ने जहर खाया था ना, उस दिन मैंने उसकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि जिसकी वजह से वो इतना तड़प तड़प कर मरी है, उसे भी मैं जिंदगी की कोई खुशी हासिल नहीं करने दूंगा।
उस दिन से मैंने और अनिका ने उन दोनों को अलग करने की साजिश शुरू की, पर हर बार वो बच जाते थे। पर जब विभा प्रेग्नेंट हुई, तब आदित्य की जिंदगी में एक और खुशी आने वाली थी। ये मैं कैसे होने देता। मैंने ही अनिका को विभा को वो जहर देने को कहा था। अनिका जी आगे आकर कहती हैं, हाँ मैंने वो दवाई उसे जूस में मिलाकर दे दी। और जानती हो, वो जूस उसे खुद आकृति भाभी ने दिया था। दिनेश जी खड़े होकर कहते हैं, पर मुझे तो उन दोनों से बदला लेना था, इसलिए मैंने उस ट्रक ड्राइवर को हायर किया। जब वो दोनों घर से निकले, तब अर्निका ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैंने भी उसे ट्रक ड्राइवर को उन दोनों को उड़ाने के लिए भेजा था और उसे इस तरह टक्कर मारने के लिए कहा जिससे ऐसा लगे कि उनका एक्सीडेंट हुआ, ना कि मर्डर। पर किस्मत इस बार भी आदित्य का साथ दे गई, वो बच गया। पर वो विवाह वो नहीं बच पाई। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आदित्य जिंदा था, क्योंकि उसकी वो तड़प देखने का मजा ही अलग था जो उसने विवाह के जाने के बाद महसूस की। पर वो उठकर रितिका के पास आते हैं और कहते हैं, तुम आ गई फिर से उस आदित्य की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने। अब तुम्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। फिर वो अपनी जेब से एक बंदूक निकालते हैं और कहते हैं, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। वे उसके सर के ऊपर गन तान देते हैं। रितिका ने धीरे धीरे अपनी रस्सी खोल ली थी। वो उन्हें धक्का देती है जिससे उनकी गन नीचे गिर जाती है। रितिका गन उठाकर दिनेश जी पर तान देती है और कहती है, अंकल आपकी बेटी को खोने का दुख बड़ा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो किया वो सही था। आपने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली। आपकी बेटी की आत्मा को कभी खुशी और सुकून नहीं मिला होगा। फिर वो अर्निका जी को कहती है, और आप चाची जी, आप भी तो एक माँ हैं, आपको जरा भी दुख और शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए। अर्निका जी गुस्से से कहती हैं, हाँ नहीं आई शर्म, क्योंकि मुझे मेरे हिस्से का सम्मान, मेरा हक कभी नहीं मिला। सब भाभी और उनके बच्चों को मिला है, तो मैं किसी का क्यों सोचूं। भाई रितिका का ध्यान बात करने में था, तो दिनेश जी एकदम से उससे गन छीनकर उस पर तान देते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब तेरा गेम खत्म। और वो गन का ट्रिगर दबा देते हैं। रितिका आंखें कसकर बंद कर लेती है। जब उसे कुछ सेकंड तक दर्द महसूस नहीं होता, तो वो आंखें खोलकर देखती है, तो दिनेश जी जख्मी हालत में थे, क्योंकि उनकी वहां पर गोली लगी थी। रितिका सामने देखती है, तो सामने आदित्य और पूरी फैमिली खड़ी थी। गोली आदित्य ने चलाई थी। वो शोभित को इशारा करता है, तो वो जाकर दिनेश जी को उठाकर सोफे पर बैठा देता है और डॉक्टर को बुलाकर उन्हें पास के कमरे में भेज देता है। निर्मला जी आगे आकर अनिका जी को खींचकर एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा गुनाह करने की। अरे इतना जहर क्यों भरा है तेरे अंदर, और वो भी अपने ही परिवार के खिलाफ। अनिका जी सबको देखकर हैरान थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि सब यहाँ कैसे आए। वो कहती है, नहीं माँ जी, ये सब झूठ। वो आगे कहती, इससे पहले उन्हें एक थप्पड़ और पड़ता है जो उन्हें कुलदीप जी ने मारा था। वो कहते हैं, अरे तू भाभी और भैया को पसंद नहीं करती थी, ये तो मैं जानता था, पर तू इस कदर नफरत करेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे उस विवाह ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसके साथ वो सब किया। छी, आज तो तुझे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। अनिका जी कहती हैं, हाँ तुम तो रहने दो, खुद तो अपने भाई और भाभी का पल्लू पकड़कर घूम रहे हो हर वक्त। मुझसे भी यही उम्मीद थी, है ना। मैंने यह सब किया अपने बच्चों के लिए, उनके हक के लिए। शोभित कहता है, बस माँ, खुद के गुनाहों को छुपाने के लिए आप हमारा सहारा ले रही हैं माँ। यह सब आपने अपने लिए किया, ना कि हमारे लिए। अनिका जी को आज शोभित की आंखों में अपने लिए नफरत नजर आ रही थी। वो अंकिता के पास जाकर कहती हैं, अंकिता तू तो समझ मेरी बात। अंकिता नम आंखों से कहती है, क्या समझूं मैं माँ, आपने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इतना घिनौना काम किया। आज मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। अनिका जी बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि आज उन्होंने अपने ही पति और बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। कुलदीप जी आदित्य के सामने जाकर कहते हैं, आदित्य मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, हमारे कारण तेरा हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी इतनी घटिया हरकतों पर उतर आएगी। आदित्य कहता है, नहीं चाचू, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। और वो अपने कमरे में जाने लगता है। आकृति जी कहती हैं, आदित्य बेटा सुन। पर वो वैसे ही हाथ दिखाते हुए कहता है, माँ मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। और वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। निर्मला जी सोफे पर बैठते हुए सर पर हाथ रखकर कहती हैं, मैनू नहीं पता था
कि मेरा एक वादा इतनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। हमारी विवाह, आदित्य, अन्नू, सबकी जिंदगी खराब हो गई है। और फिर वो अरनिका जी की तरफ देखकर कहती हैं, इसके रूप में तो हमने श्यामपाल रखा था, जिसने हमें ही डस लिया। अरे क्या कमी छोड़ी थी जो तू इस हद तक गिर गई। अरनिका जी कुछ नहीं कहती हैं, बस सर नीचे झुकाकर रोने लगती हैं। कुलदीप जी की आंखों में आज आंसू थे। वो अपने आंसू पोंछकर कहते हैं, जो हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, पर जो ठीक किया जा सकता है उसे जरूर करूंगा। फिर वो अरनिका जी का हाथ पकड़कर कहते हैं, तेरी जगह मेरी जिंदगी और मेरे घर में नहीं है, इसलिए निकल जाए इस घर से। अरनिका जी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। मुझे तो बस अपना हक चाहिए था। आकृति जी कहती हैं, तो तुम्हारा कौन सा हक मैंने या मेरे बच्चों ने ले लिया, जो तुमने मेरे बच्चों की जिंदगी ही खराब कर दी। अरे बाबा जी गवाह हैं, मैंने कभी अपने और तुम्हारे बच्चों में कोई फर्क नहीं किया है, ना ही इन्होंने या परिवार के किसी भी सदस्य ने। और अगर तुम्हें फिर भी कोई परेशानी या मसला था तो तुम मुझसे कहती, मैं खुशी खुशी तुम्हें सब दे देती। पर तुमने तो, छी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये करोगी। हरमन जी जो इतनी देर से चुप थे, वो कहते हैं, बस बहुत हुआ अब। अरनिका को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी वजह है इसका लालच। कुलदीप, ये और इसका भाई आज ही इस घर से चले जाने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा आदि इसका चेहरा भी अब देखे, क्योंकि वो जितनी बार इसे देखेगा उसका दुख और बढ़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। शोभित दिनेश जी को लेकर आता है और कहता है, चाहता तो आपको पुलिस के हवाले कर दूं, पर जब तक आदि भाई कुछ नहीं कहेंगे हम भी कुछ नहीं करेंगे। बेहतर होगा आप चले जाएं यहाँ से। कुलदीप जी कहते हैं, आज के बाद मेरा इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। दिनेश जी भी अरनिका जी को उठाते हैं, जो रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। वो कहते हैं, उठ जा हरी, और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इसी तरह सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आकृति जी रितिका को देख रही थी, जो बार बार आदित्य के कमरे की तरफ देख रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा आज आदि को तुम ही संभाल सकती हो। आज वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है। रितिका कहती है, पर उन्होंने तो मना किया है। आकृति जी कहती हैं, बेटा वो कहेगा नहीं, पर उसे इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है। जाओ बेटा संभालो उसे। रितिका हाँ में गर्दन हिलाकर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। रितिका रूम के बाहर आकर एक गहरी सांस लेती है, और वो धीरे से रूम का दरवाजा खोलकर देखती है, तो आदित्य उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। वो पूरे रूम में देखती है, और उसे आदित्य कहीं नहीं दिखाई देता है। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज आती है। वो देखती है तो आदित्य बालकनी में बिल्कुल सटकर बैठा हुआ था, और वो घुटने में अपना मुंह छुपाकर रो रहा था। रितिका उसके पास आकर घुटने के बल बैठ जाती है, और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। आदित्य अपना सर बाहर निकाल कर देखता है। जब रितिका आदित्य का चेहरा देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। आदित्य की आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहती है, क्या हालत बना रखी है आपने ये। आदित्य रितिका का हाथ पकड़कर कहता है, रितिका जी आपने सुना ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। विभा मेरी वजह से हमारे साथ नहीं है, मैंने उसे मारा है। रितिका कहती है, नहीं आदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पर आदित्य सुन ही नहीं रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि जो हुआ उसके कारण हुआ है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। रितिका आदित्य को अपने गले लगा लेती है और उसे शांत करवाने लगती है। आदित्य भी उसकी बाहों में बिखर गया था। वो फूट फूट कर रो रहा था। कुछ देर बाद रितिका उसे खुद से अलग करके कहती है, आपकी कोई गलती नहीं थी, सुना आपने, कोई गलती नहीं थी आपकी। जो हुआ वो चाची जी के लालच और दिनेश अंकल के बदले के कारण हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी, जिसका दुख उन पर इतना हावी हो गया था कि उन्होंने वो दुख का एहसास आपको भी करवाया। कभी कभी बदले की आग बहुत तेज होती है, वो हमारे सामने खड़े हर इंसान को जला देती है। शायद उनके बदले की आग में किसी न किसी का जलना लिखा ही था, इसलिए वो सब हुआ। जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर अब उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो है उसे तो हम संभाल सकते हैं ना। आपके पास विभा जी की सबसे अनमोल चीज है अन्नू। अगर आप इस तरह टूटेंगे तो उसे कैसे संभालेंगे। आप उसे हर वो खुशी दीजिए जो विभा जी देना चाहती थी। आदित्य उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहता है, और उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। रितिका उसके बाल सहलाने लगती है। कुछ देर में वो सो जाता है। रितिका भी उसके सर पर किस कर लेती है
और दीवार के सहारे लगकर आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी पड़ने से आदित्य की आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। वो उठकर देखता है तो उसकी नजर रितिका पर पड़ती है। उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो कहता है, सच कहा रितिका जी ने। जो हुआ उसे नहीं बदल सकते हैं, पर जो है उसे जरूर ठीक कर सकते हैं। फिर वो खड़ा होकर रितिका को भी धीरे से अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में सुला देता है और खुद भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता है। वो जब फ्रेश होकर आता है तो उसे रितिका कहीं दिखाई नहीं देती है। वो समझ जाता है कि वो अपने रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। तभी शंभू रितिका के पास आकर कहता है, दीदी ये आपके लिए कोई देकर गया है। रितिका वो एनवेलप लेकर खोलती है। शोभित पूछता है, ये क्या है रितिका जी? रितिका कहती है, मेरी और निस की लंदन की टिकट्स हैं। हम दोनों कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आदित्य के भी खाना खाते हाथ रुक जाते हैं। सरमन जी कहते हैं, पर बेटा अचानक तुमने जाने का कैसे सोचा और हमें बताया भी नहीं? रितिका कहती है, अंकल वो मेरा प्रोजेक्ट का काम हो चुका है। अब जो भी फॉलोअप्स लेने हैं वो तो मैं लंदन जाकर भी ले सकती हूँ। पापा और दीपांश भी वहाँ अकेले सब संभाल रहे हैं, तो मेरा भी जाना जरूरी है। और निस के पेरेंट्स भी आ गए होंगे, तो बस इसलिए अब हमें जाना होगा। हरमन जी कहते हैं, पर बेटा तुम अभी क्यों जा रही हो? कुछ वक्त रुक जाओ ना। रितिका अपने आप को बहुत देर से रोने से रोक रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ ही जाती है। वो कहती है, नहीं दारजी, अब नहीं रुक पाऊंगी। और वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। आदित्य कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो भी उठकर चला जाता है। धीरे धीरे सब उठकर चले जाते हैं। रितिका अपने रूम में जाकर गेट से लगकर रोने लगती है। वो कहती है, क्या करूं, कैसे संभालूं खुद को, कैसे छोड़कर चली जाऊं आदित्य जी को? मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? फिर वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, बस अब मेरा यहाँ से जाना ही सही है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। वो सिर्फ विभा जी से प्यार करते हैं और अब मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी। मैं चली जाऊंगी। वहीं शोभित भी अपने रूम की खिड़की से लगकर खड़ा था। वो निशिका के बारे में सोच रहा था। उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल एक साथ दिमाग में आने लगते हैं। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो देखता है तो रितिका खड़ी थी। वो कहता है, आप यहाँ बैठिए ना। रितिका सामने देखते हुए कहती है, वक्त रहते इजहार कर लोगे तो सही रहेगा, वरना यहाँ से जाने के बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले। शोभित कहता है, जी मैं समझा नहीं। रितिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि आप निस को पसंद करते हैं? अगर उसे बता देंगे तो अच्छा होगा। आगे आपकी मर्जी। और वो उसके रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद शोभित कहता है, रितिका जी सही कह रही हैं, यही मौका है। अगर वो चली गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे उनसे अपने दिल की बात बतानी होगी। और वो कुछ सोचने लगता है। वहीं आकृति जी भी अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी सरमन जी उनके हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं, आदित्य के बारे में सोच रही हैं आप? आकृति जी कहती हैं, ये भाग्य की कैसी कसौटी है। आदित्य है जो अभी तक रितिका के प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने रितिका जैसी लड़की आज तक नहीं देखी जिसे खुद से पहले अपनों की चिंता रहती है। एक मन कह रहा है कि उसे कहीं ना जाने दूं, पर दूसरा मन कह रहा है कि उसकी भी जिंदगी है और कुछ फैसलों पर उसका अपना अधिकार है। सरमन जी एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमें अब सब बातों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। सब ठीक होगा, देखिएगा। आकृति उनके सीने से लग जाती हैं। सरमन जी भी उनके सर पर हाथ फेरने लगते हैं। रात के वक्त रितिका अपने कपड़े पैक कर रही थी। तभी उसके हाथ में वो चूड़ियां आ जाती हैं जो आदित्य ने उसे पहनाई थी। वो उन्हें संभाल कर अपने सामान में रख देती है। तभी अन्नू आकर रितिका से कहती है, मम्मा आप कहीं जा रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर रितिका मन में कहती है, ओ गॉड, मैंने ये तो सोचा नहीं कि मैं अन्नू को कैसे समझाऊंगी। फिर वो अन्नू को अपनी गोद में बैठाकर कहती है, बेटा मम्मा को अर्जेंट काम से जाना है। तब तक आप प्रॉमिस करो कि आप पापा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी, उनकी हर बात को मानोगी। अन्नू कहती है, प्रॉमिस मम्मा, मैं पापा की सारी बातें मानूंगी। फिर वो उसके गले लग जाती है और कहती है, मम्मा आप जल्दी आना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। रितिका की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो कहती है, हाँ, मम्मा को भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उसे ऐसे ही सुला देती है और उसके माथे पर किस करके कहती है, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी अन्नू।
तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो निशिका की थी। वो खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था, जल्दी टेरेस पर आ, कुछ काम है। रितिका कहती है, इसे इस वक्त क्या काम है। वो भी उसे लिखकर भेज देती है कि वो आ रही है। वो उठकर अपने स्लीपर्स पहन लेती है और टेरेस की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही टेरेस का गेट खोलती है तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। वो कहती है, ये इतना अंधेरा। फिर वो कहती है, नीस कहाँ है तू। नीस, अगर ये कोई मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वापस जा ही रही थी कि कोई उसे पीछे से गले लगा लेता है। रितिका एकदम से डर जाती है। तभी उसे आवाज आती है, चिल्लाए मत, मैं हूँ। रितिका जैसे ही आवाज सुनती है वो कहती है, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तभी लाइट ऑन हो जाती है। रितिका जब सामने का नज़ारा देखती है तो वो हैरान हो जाती है। सामने फेरी लाइट्स लगी हुई थी और जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। एक टेबल भी, उस पर दो कुर्सियां थी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। पूरे टेरेस पर वाइट और रेड बैलून्स की सजावट की हुई थी। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा लगा आपको। पता है, सारी डेकोरेशन मैंने खुद की है। इससे ज़्यादा मुझे आया भी नहीं। रितिका कहती है, पर यह सब आपने क्यों किया। आदित्य उसे अपनी तरफ घुमाकर कहता है, आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए। आपको याद है, आज से 1 महीने पहले आपने यहीं मुझे प्रपोज किया था, तो सोचा इस जगह को और यादगार बनाया जाए। रितिका कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। मैं कल वैसे भी जा ही रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। आदित्य पीछे से ही उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो धीरे से उसके कान में कहता है, नाराज हैं आप मुझसे। रितिका बिल्कुल चुप थी। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, मैं और विभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके सिवा न मैंने कभी किसी के बारे में सोचा था, न सोचना चाहता था। जब वो मुझे छोड़कर गई तो तब भी मैंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देना चाहा। पर जब आप मेरी ज़िंदगी में आई तो पता है, एक अजीब सा आकर्षण था मुझे आपसे, जो आज तक मुझे किसी लड़की से नहीं हुआ। आपकी बेबाकी ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपका अन्नू के लिए प्यार मुझे हर वक्त एहसास करवाता था कि कोई है जो मुझसे भी ज़्यादा उसे प्यार करता है। जब आपने मुझे बताया कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं तो मुझे लगा शायद आप मेरी पर्सनालिटी को लेकर मुझसे अट्रैक्ट हुई हैं। शुरू शुरू में मुझे यह सब आपका सिर्फ एक आकर्षण लगा, पर धीरे धीरे आपका मेरे परिवार के प्रति प्यार मुझे हर वक्त ये एहसास करवाता था कि आप दूसरों से बहुत अलग हैं, बहुत प्यारी हैं। रोमा की शादी वाले दिन से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। पर एक अजीब सा डर था कि जैसे मैंने विवाह को खो दिया, कहीं आपको भी ना खो दूँ। पर जानती हैं आप, उस क्लब वाली रात जब आपकी आंखों में प्यार की तड़प दिखाई दी तो मुझे पता चला कि मैं आपको कितना चाहने लगा हूँ। तभी सोच लिया था कि आपसे कह दूंगा कि आपके प्यार का रंग मुझ पर चढ़ गया है। मैं जानता हूँ मुझे बहुत देर लग गई है ये कहने में कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, पर सच कहूँ, फिर वो उसे अपनी तरफ घुमाकर घुटने के बल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, जिस तरह अन्नू और हमारे परिवार को आपकी आदत हो गई है ना, मुझे भी आपकी आदत हो गई है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। आप जो प्यार और खुशियाँ डिजर्व करती हैं ना, मैं वो सब आपको दूंगा। पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। ये बोलते हुए आदित्य की आंखें भर आती हैं। रितिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो घुटने के बल बैठकर आदित्य के सीने पर मारते हुए कहती है, इतना वेट करवाते हैं किसी को। आप बहुत गंदे हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई हेट यू आदि। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आई लव यू। रितिका रोते हुए कहती है, आई हेट यू। आदि हंसते हुए कहता है, आई लव यू। रितिका कहती है, आई लव यू। आई लव यू आदि। प्लीज मुझसे दूर मत जाइएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आदित्य बोलता है, हाँ अब तो शादी हो जाएगी तो वैसे भी आपसे दूर नहीं हो पाऊंगा। वैसे शादी तो करेंगी ना आप मुझसे। यह सुनकर रितिका उससे अलग होकर कहती है, सच में। आदित्य उससे गाल खींचकर कहता है, तो क्या आपको मुझसे शादी नहीं करनी है। रितिका कहती है, हाँ करनी है ना। और फिर उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद आदि कहता है, चलिए उठिए, अब मैंने इतनी मेहनत की है तो उसका लुत्फ उठाएं। आदित्य उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और रितिका भी उसके कंधे पर सर रख देती है। आदित्य धीरे से उसे अपनी तरफ करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस कर लेता है।
धीरे धीरे वो उसकी आंखों पर किस कर लेता है। रितिका भी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। आदित्य धीरे से उसके होठों को चूम लेता है। रितिका भी उसके गर्दन में हाथ डाले हुए उसके साथ इन लम्हों में खो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। आज ना कोई मजबूरी थी, ना ही कोई खलिश। कुछ देर बाद जब रितिका की सांसें फूलने लगती हैं तो आदित्य उसके होठों को छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा लगा देता है और कहता है, आई लव यू रीत। यह सुनकर रितिका अपनी आंखें खोलकर कहती है, क्या कहा आपने? आदित्य उसके बाल कान के पीछे करके कहता है, रीत। आज के बाद मैं तुम्हें रीत ही कहूंगा। रितिका भी स्माइल करते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों वहीं बने झूले पर बैठ जाते हैं। रितिका उसके सीने से लगी हुई बैठी थी और आदित्य ने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों तरफ बना रखा था। रितिका कहती है, एक बात पूछूं आदि? आदित्य कहता है, हाँ पूछो ना। रितिका कहती है, आपको चाची जी के बारे में कब पता चला? आदित्य कहता है कि उस दिन जब तुम निशिका और शोभित गार्डन में बात कर रहे थे तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। पर उस वक्त मुझे भी पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। इसलिए मैंने जीत को दिनेश जी के बारे में पता करने के लिए भेजा था और उसके बाद मैं डॉक्टर और नर्स से भी बात की थी और मैंने घर के हाल में भी सीसीटीवी कैमरे को फिक्स करवा दिया था। उस दिन मैं अपने फ़ोन में सब चेक कर रहा था, पर जब तुम उन दोनों के हाथों पकड़ी गई थी तो मैं फौरन ऑफिस से निकल गया था और मैंने शोभित को भी सबको लेकर घर पहुंचने के लिए बोला। फिर वो कहता है, पर आपने ये सब कैसे करने का सोचा? मतलब आपने घर पर किसी को भी रुकने को नहीं कहा, ना शोभित को ना निशिका को, ऐसा क्यों? रितिका कहती है, क्योंकि मैंने चाची जी और दिनेश अंकल की बातें सुन ली थी। जब मैं भी सबके साथ जा रही थी तभी मैंने उनके रूम में लगे स्पीकर से सब सुन लिया था। मैं तभी सबको जाने का बोलकर पीछे वाले गेट से घर में आ गई थी और मैंने अपना गेटअप चेंज करके उस वॉइस आर्टिस्ट को फ़ोन कर दिया था जिसने मेरी शुरू से हेल्प की। पर कल अगर आप सही समय पर नहीं आते तो शायद। आदित्य उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं होने देता और अब जो हो गया है उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। रितिका कहती है, हाँ अब मुझे पापा से भी बात करनी है, आपके और अपने बारे में। आदित्य कहता है, डोंट वरी, वो सब मैं देख लूंगा। और इसी तरह दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं शोभित भी कब से निशिका के रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। तभी कुलदीप जी कहते हैं, अरे बेवकूफ, इस तरह चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। जा और निशिका को अपने दिल की बात बता दे और उसे मेरी बहू बना दे। जा। और वो निशिका के रूम का डोर नॉक करके अपने रूम में चले जाते हैं। निशिका भी आकर डोर खोलती है तो उसे शोभित दिखाई देता है। वो कहती है, अरे आप यहाँ, कुछ काम था क्या? शोभित कहता है, मुझे वो कुछ बात करनी थी आपसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निशिका कहती है, या श्योर, प्लीज कम इन। शोभित अंदर आकर देखता है तो उसे निशिका के बैग्स दिखाई देते हैं। वो कहता है, ये आपका सामान, आप जा रही हैं क्या? निशिका कंधे हिलाकर कहती है, हाँ अब रिट्स तो यहीं रुकेगी, मैं तो वापस जाऊंगी ना। और वो अपना बेड ठीक करके जैसे ही मुड़ती है वो एकदम से डर जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो शोभित जी? शोभित अपने घुटने पर बैठा हुआ था और वो आंखें बंद करे कहता है, निशिका जी, आई लव यू। जब से मैंने आपको पहली बार गुरुद्वारे में देखा था तब से ही आप मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी। आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं मिली और फिर दी की शादी में आपसे फिर से मुलाकात हुई। तब से आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। आज बहुत हिम्मत करके आपसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। प्लीज निशिका जी, मना मत कीजिए। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और आपको बहुत प्यार करूंगा। और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि निशिका उसे हाथ बांधे घूर रही थी। वो कहता है, क्या हुआ निशिका जी, आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? मैंने अच्छे से प्रपोज नहीं किया क्या? मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी सच में। निशिका अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, प्लीज उठिए शोभित जी। और वो उसे कंधे से पकड़कर उठाकर खड़ा करती है और कहती है, आप बहुत क्यूट हैं सच में। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं आपको खा ही जाऊंगी। फिर वो कहती है, आप तो मुझे रोमा दी की शादी से ही पसंद थे। पर शोभित जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मुझे घर का कोई काम नहीं आता, ना खाना बनाना ना कुछ और। एक्चुअली मैं बचपन से मैथ्स के भरोसे ही बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए यहाँ
एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट है। मैं नहीं जानती कि आगे मैं आपके साथ एडजस्ट हो भी पाऊंगी या नहीं। शोभित उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहता है, कोई नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। और आप जैसी हैं ना, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैं आपका जवाब हाँ समझे ना। शिका उसके गले में अपने हाथ डालकर कहती है, अब कोई इतना जहीन और सोना मुंडा इतने प्यारे तरीके से प्रपोज करेगा तो कोई पागल ही होगी जो मना करेगी। और फिर वो धीरे से उसके कान में कहती है, आई लव यू टू मिस्टर शर्मीले। और वो उसके गाल पर किस कर देती है। शोभित भी उसे अपने गले लगा लेता है। वही जीत के घर पर रोमा अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। उसके ऊपर उसने रेड कलर का ब्लाउज जो पीछे से हल्का सा डीप था। उसके ऊपर कानों में झुमके, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथों में प्लेन ब्लैक कलर की चूड़ियां। वो अपने आप को आईने में देखकर कहती है, आज मैं आपको अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और वो रूम की सारी लाइटें ऑफ करके डिम लाइट्स ऑन कर देती है। थोड़ी देर बाद जीत जब अपने रूम में आता है तो उसे बहुत शांति लगती है। वो कहता है, रोमा जी कहाँ हैं? और वो रोमा को आवाज़ देने लगता है, रोमा जी। तभी रोमा उसे पीछे से गले लगा लेती है। जीत कहता है, क्या हुआ रोमा जी, सब ठीक है ना? और वो रूम की लाइट्स जैसे ही ऑन करता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरे रूम में रेड कलर के बैलून्स थे और बेड पूरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था और उस पर आर और जे लिखा था। वो मुड़कर रोमा को देखता है तो उसकी नज़र रोमा पर ठहर जाती है। वो कहता है, ये सब आपने किया है रोमा जी? रोमा उसके होंठों पर उंगलियां रखते हुए कहती है, सिर्फ रोमा। फिर वो कहती है, आज मैं पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे वक्त देना चाहते हैं इस रिश्ते को समझकर आगे बढ़ने के लिए, पर आज मैं आपके और अपने बीच की हर दूरी को ख़त्म करना चाहती हूँ। जीत उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करके कहता है, मैं रुक सकता हूँ, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। रोमा कहती है, आई लव यू। और वो उसको होठों को चूम लेती है और कहती है, अभी भी कोई सबूत चाहिए कि मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जीत धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर बैठा देता है और कहता है, एक मिनट। फिर वो एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है, ये मैंने इस दिन के लिए लिया था। और वो बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक सुंदर सी चैन थी जिस पर डायमंड का पेंडेंट था। वो रोमा के करीब बढ़कर उसके बालों को गर्दन से हटाकर उसके गले में वो चैन पहना देता है और उसके गले पर किस कर लेता है, जिससे रोमा उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है। जीत रोमा के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके माथे को चूम लेता है, उसके बाद गाल को, फिर उसके होंठों को चूम लेता है। रोमा भी उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। जीत उसके होंठों से अलग होकर उसके कान को चूम लेता है और फिर धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। उसे प्यार करने लगता है। रोमा भी उसके साथ इस एहसास को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसके ऊपर प्यार की खुमारी छाने लगती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। आज हर तरफ प्यार की बरसात थी। हर किसी को अपना प्यार मिल गया था। अगली सुबह जब रितिका की आंख खुली तो उसने देखा कि वो आदित्य के सीने पर सर रखकर सो रही थी। वो उठकर आदित्य के माथे को हल्का सा चूम कर कहती है, आई लव यू। आदित्य आंखें बंद करे हुए कहता है, आई लव यू टू रीत। रितिका हैरानी से कहती है, आप जाग रहे हैं? आदित्य आंखें खोलकर कहता है, अगर प्यार जताना है तो ऐसे ही जता लो, इस तरह फायदा उठाना सही नहीं है। रितिका उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, चलिए बहुत नौटंकी हो गई है, अब नीचे चलें? आदित्य भी कहता है, हाँ चलते हैं। और फिर दोनों नीचे आकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं जीत और रोमा के कमरे में जीत रोमा को बाहों में लिए सो रहा था। तभी रोमा की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है उसकी नज़र जीत पर जाती है जिसके बाल बिखरे हुए थे। फिर उसकी नज़र जीत की गर्दन पर जाती है जहाँ नाखूनों के निशान थे। वो कहती है, मैं भी ना, कितने गहरे निशान पड़ गए हैं इनकी गर्दन पर। तभी जीत एकदम से उसे अपने करीब कर लेता है और उसे अच्छे से बाहों में भरकर सो जाता है। रोमा कहती है, इन्हें तो सोना होगा, पर मैं तो उठूंगी ना, मम्मी क्या सोचेंगी? फिर वो धीरे से उससे अलग होती है और खुद को अच्छे से कवर करके अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आदित्य अपने रूम में तैयार हो रहा था। तभी उसके रूम में उछलती हुई अन्नू आती है। वो आदित्य के गले लगकर कहती है, पापा, मम्मा नहीं जा रही हैं। आदित्य कहता है, हाँ आप खुश हो ना?
अन्नू कहती है यस पापा, हम मम्मा को कहीं भी नहीं जाने देंगे। रितिका आकर कहती है क्या बातें हो रही हैं पापा बेटी में। आदित्य कहता है ये हम दोनों के बीच की बात है। क्यों अन्नू? अन्नू कहती है नो पापा, आई लव माई मम्मा, और वो रितिका की गोद में चढ़ जाती है। आदित्य चिढ़ते हुए कहता है ये गलत है अन्नू, तुमने फट से पार्टी बदल ली। रितिका और अन्नू हंसते हुए आदित्य के मजे लेते हैं। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। सबको यही लग रहा था कि आज रितिका जा रही है, पर जब सब लोग उसके चेहरे की खुशी देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ। रितिका और आदित्य सबको सब बता देते हैं। सब ये जानकर खुश होते हैं। वहीं कुलदीप जी भी शोभित और निशिका के बारे में सबको बता देते हैं। कुलदीप जी कहते हैं भैया क्यों ना हम एक काम करें, रितिका और निशिका के पेरेंट्स को यहाँ बुला लें। सरमन जी कहते हैं बाबूजी मैं सोच रहा हूँ कि अभिनव जी और निशिका के मम्मी पापा से अब हमें बात करनी चाहिए, क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ 4 लोग खड़े थे। रितिका चिल्लाते हुए कहती है पापा, और वो भागते हुए उनके गले लग जाती है। अभिनव जी भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कैसी है हमारी बच्ची। रितिका कहती है ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं, और अचानक यहाँ मुझे बताया भी नहीं। तभी उनके पास खड़ा दीपांश कहता है क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज था दी। रितिका जल्दी से दीपांश के गले लग जाती है और कहती है तू कैसा है, और तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दीपांश हंसते हुए कहता है यह खुशी कैसे देखने को मिलती है आपके चेहरे पर, अगर बता दिया होता तो। निशिका भी आकर अपने पेरेंट्स से मिलती है। समिता जी, निशिका की माँ, कहती हैं कैसी हो, तुम फोन भी नहीं करती हमें, इतने बुरे हैं हम लोग। निशिका कहती है आप लोगों के पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। अरुण जी, निशिका के पापा, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम 3 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं बिजनेस से तुम्हारे लिए। पिछला टाइम ना सही, आने वाला टाइम तो अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं ना। निशिका बस मुस्कुरा देती है और उन दोनों के गले लग जाती है। हरमन जी कहते हैं रितिका बेटा, सबको दरवाजे पर ही खड़ा रखना है या अंदर भी बुलाओगी? अरे भाई, हम भी तो सबसे मिले। उनकी बात सुनकर रितिका और निशिका को याद आता है कि वो इतनी देर से दरवाजे पर ही खड़ी होकर सबसे मिल रही थी। अभिनव जी, दीपांश और निशिका के मम्मी पापा आकर हरमन जी और निर्मला जी के पैर छूते हैं। हरमन जी कहते हैं खुश रहिए। निर्मला जी भी सबको कहती हैं बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। फिर वो बाकी सबसे भी मिलते हैं। आदित्य भी अभिनव जी के पैर छूता है और कहता है कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सर। अभिनव जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं सर नहीं, पापा कहो, जैसे रितिका और दीपांश कहते हैं। अब तुम भी तो हमारे बेटे हो। आदित्य भी मुस्कुराकर गर्दन हिला देता है। निशिका भी अपने मम्मी पापा को शोभित से मिलवाती है। शोभित दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। समिता जी उसके कान में कहती हैं बेटा, तुम मेरी बेटी के साथ एडजस्ट कर लोगे ना, वो थोड़ी सी नादान है और उसकी भी गलती नहीं है। हम लोग भी इतना बिजी रहे हैं कि कभी उसे भक्ति नहीं दे पाए। शोभित उनके हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं निशिका का अच्छे से ध्यान रखूंगा, और वो बहुत समझदार है मम्मी। फिर वो कहता है सॉरी, मेरा मतलब था आंटी। समिता जी कहती है मम्मी ही कहो, समझे। अरुण जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं और क्या, जब हम निशिका के मम्मी पापा हैं तो तुम्हारे भी तो हुए ना। शोभित भी मुस्कुराकर उनके गले लगकर उनसे मिलता है। तभी अन्नू आकर कहती है मम्मा, ये सब कौन है? रितिका मुस्कुराकर कहती है जैसे आपके पापा हैं ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे भाई हैं। अन्नू खुश होकर कहती है इसका मतलब ये मेरे नानू और मामू हुए ना। रितिका हंसते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अन्नू अभिनव जी को नमस्ते करते हुए कहती है नमस्ते नानू। अभिनव जी उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं नमस्ते राजकुमारी, आप बहुत प्यारी हैं। अन्नू उसके गाल पर किस करते हुए कहती है आप भी बहुत अच्छे हैं। दीपास उसे अपनी गोद में लेते हुए कहता है आप मुझसे नहीं मिलोगी, मैं आपका मामू, ये लो आपके लिए चॉकलेट्स। अन्नू उसके गले लगकर खुशी से कहती है थैंक यू मामू, आप बहुत अच्छे हो। इसी तरह सब एक दूसरे से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। हरमन जी कहते हैं अभिनव बेटा और अरुण बेटा, हम कह रहे थे कि अगर आप लोगों को सही लगे तो 2 दिन बाद बच्चों की सगाई करवा दें।
अर्नब जी कहते हैं, जी कोई परेशानी नहीं है दार जी। अरुण जी को भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद सब कहते हैं, अब हम होटल के लिए निकलते हैं, हम वहीं रुकेंगे। सरमन जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे आपका ही घर है ये भी, आप अपना घर होते हुए होटल में रुकेंगे, ये सही नहीं है। अर्नब जी कहते हैं, नहीं भाई साहब, इतने दिन यहाँ अच्छा नहीं लगता है। पर कोई उनकी एक भी बात नहीं सुनता है। सब लोग उन्हें यहाँ रुकने के लिए राजी कर लेते हैं। रितिका और निशिका उनके कमरे में उन्हें आराम करने के लिए ले जाते हैं। रूम में पहुंचकर रितिका कहती है, पापा अब आप बताइए, आपने अचानक यहाँ आने का प्लान कैसे किया और मुझे भी नहीं बताया। अर्नब जी कहते हैं, हमें आदित्य ने बुलाया है, उसने हमें कल सुबह ही फ़ोन कर दिया था। साथ ही ये भी बता दिया था कि अब निशिका के पेरेंट्स को भी अपने साथ ले आएं, और तुम्हें बताने से भी मना किया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हें पता है जब आदित्य ने हमें उसके और तुम्हारे बारे में बताया तो एक पल को मेरे मन में इस रिश्ते को लेकर बहुत सी शंकाएं थीं। पर उसने जिस तरह से हमें समझाया ना, सच कहूँ तो मुझे उसमें बिल्कुल अपनी छवि दिखाई दी। बेटा, हर बेटी का पिता अपनी बेटी के हमसफ़र में अपनी छवि ढूंढता है कि जिस तरह से उसने अपनी बेटी का ख्याल रखा, क्या उसका हमसफ़र उसे वो प्यार और खुशियाँ दे पाएगा। पर सच कहूँ, आदित्य से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जीवन के हर सफर में वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। रितिका भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू पापा। फिर वो उन्हें आराम करने का कहकर खुद आदित्य के कमरे में चली जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।